नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मणिपुर मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत पुराना है, कोई घर परिवार नहीं जो महाभारत रामायण न जानता हो। मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं। हमारी संस्कृति इन चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती और हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें सजा मिली है। बीजेपी के लोग दरार जीवी है, 2 भाइयों के बीच वे दरार पैदा कर सकते हैं। बहुत पुराना देश है और इस देश की जनता बहुत इमोशनल है। कोई घर परिवार नहीं है जिसने महाभारत न पढ़ा हो, रामायण के बारे में न जानती हो। एक रावण ने सीता हरण किया था, रावण का सर्वनाश कर दिया था भगवान राम। इसी तरह द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं। एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। आप किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ की बीजेपी इकाई द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी करने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार सेल के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने उम्मीदवारों के बारे में बात करते हुए कहा कि बोलना कि वे नए उम्मीदवार हैं पूरी तरीके से भ्रामक है। ये सच है कि इसमें किसी ने भी 2018 का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी 21 चेहरे 15 साल के भ्रष्टाचार और कुशासन का हिस्सा है। अगर बीजेपी सोचती है कि इन चेहरों के जरिए वो अपने कुशासन से लोगों पर का ध्यान भटका सकती है तो ऐसा नहीं होगा। बीजेपी को मालूम है कि इन 21 चेहरों में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो इंडिया अलायंस का मीटिंग मुंबई में होने जा रहा है, ये मीटिंग बहुत अच्छे से हो और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार जो बैठी है, उस सरकार को सत्ता से बाहर करना। यह बोलना कि ये नए प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से भ्रामक है। यह जरूर है कि इनमें से कोई भी 2018 का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 15 साल के शोषण, कुशासन, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार, उसमें भागीदार 21 चेहरे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को आगे करके सोच ले कि 2018 के पहले कुशासन से जनता का ध्यान हटा लेगी तो जनता का ध्यान नहीं हटने वाला। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि इन 21 चेहरों में उसकी जमानत जब्त होने वाली है। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि पाटन में श्री भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल आखिर बलि का बकरा ही तो बनाए गए हैं। बृहस्पति सिंह के सामने लगातार पराजित होने वाले रामविचार नेताम जी एक बार फिर से उनको बलि का बकरा बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है, घिसे पिटे चेहरों की सूची है। यह बोलना कि ये नए प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से भ्रामक है। वहीं इंडिया गठबंधन पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। हमने इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मातोश्री में बैठक की है और इसके लिए एजेंडा तय किया है। इंडिया बैठक का उद्देश्य केंद्र में मोदी सरकार को हटाना है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो इंडिया अलायंस का मीटिंग मुंबई में होने जा रहा है, ये मीटिंग बहुत अच्छे से हो और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार जो बैठी है, उस सरकार को सत्ता से बाहर करना, यही मकसद है। क्योंकि इसी मुंबई से महात्मा गांधी जी ने चलो जाओ का नारा लगाया था और 150 साल जो अत्याचारी अंग्रेज की सत्ता थी, उसको यही मुंबई से पूरे देश में आवाज़ गया था। उस समय में भी महात्मा गांधी की आवाज़ थी, अब राहुल गांधी की आवाज़ है। और मुझे लगता है कि मुंबई की ये जो इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो, इसीलिए आज मातोश्री पे हम लोगों का एक मीटिंग हुआ और एक प्रॉपर रणनीति, एक प्रॉपर एजेंडा उसमें हमने डिसाइड किया।
वहीं आरएस विंध्यगिरी के शुभारंभ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर बात की। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ती अर्थव्यवस्था का मतलब है कि अधिक मात्रा में व्यापार और हमारे व्यापारिक सामानों का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के माध्यम से परागमन करता है, जो हमारे विकास और कल्याण के लिए महासागरों के महत्व को उजागर करता है। हिंद महासागर क्षेत्र और बड़े इंडो पैसिफिक में सुरक्षा के कई पहलू हैं और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नौसेना को हमेशा सक्रिय रहना पड़ता है। At the launch of Vindhyagiri, this event marks a move forward in enhancing India's maritime capabilities. Vindhyagiri is also a step towards achieving the goal of Atmanirbhar Bharat through indigenous shipbuilding. I congratulate the Indian Navy and everyone involved in the design and construction of this ship. I am told that Garden Ridge shipbuilders and engineers have constructed and delivered more than 100 warships, including frigates like Vindhyagiri. Your skill and tireless efforts have brought us to this milestone. I appreciate the entire team at GRSE for its achievement. Project 70A of this, which Vindhyagiri is a part, reflects our commitment to self-reliance and technological advancement. This project demonstrates indigenous innovation for developing state-of-the-art technology. I have been informed that the multi-mission frigates of this series would be capable of dealing with all kinds of threats. Today, India is the 5th largest economy in the world, and we are striving to become the 3rd largest economy in the near future. A growing economy means higher volumes of trade. A huge part of our trade goods transit through the seas. This fact highlights the importance of oceans to our growth and well-being. The security in the Indian Ocean region and the larger Indo-Pacific has many aspects. It includes piracy, armed robbery, drug smuggling, illegal human migration, natural disasters, and several such issues. Against this backdrop, the Indian Navy has the mandate to protect, preserve, and promote India's maritime interests. The Navy has to always remain proactive in tackling security threats. As we witness the launch of this warship today, I once again congratulate the Indian Navy, the designers, and everyone involved in its construction and launch. I convey my best wishes to the Indian Navy in all its endeavors. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I am happy. एक कार्यक्रम के दौरान जामनगर उत्तर के विधायक रिवाबा जडेजा के साथ अपने मौखिक विवाद पर बीजेपी सांसद पूनमबेन मादम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमी जरूर हुई है। इसकी प्रतिक्रिया वायरल वीडियो में दिखी। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी एक परिवार की तरह है, इसमें सभी लोग एक दूसरे की ताकत है। जामनगर महानगर में सुबह जो मेरी माटी मेरा देश एवं शहीद स्मारक का जो लोकार्पण था, उस कार्यक्रम को लेके आज सुबह से एक वीडियो सारे सोशल मीडिया पे चल रही है। मैं उसी दिशा में एक अपनी तरफ से एक आज जो हुआ उस विषय में एक स्पष्टता आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज का जो वीडियो था वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी है। एक पारिवारिक माहौल में, पारिवारिक वातावरण में पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में को एग्जिस्ट करते हैं और सभी एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। हम सब एक दूसरे के लिए पूरक है, जहाँ पे सब कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में पार्टी को और मजबूत करते हैं और लोगों को जो पार्टी के उद्देश्य हैं वो सेवा के माध्यम से उन तक पहुँचाते हैं। जो वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं वो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल
मीडिया के समक्ष जो बात हुई है, इस वजह से कहीं उसमें अलग अलग स्टोरीज बन के आ रही है। वहीं मिर्जापुर में ड्रमगंज थाना क्षेत्र के भैंसोड़ बयाल पहाड़ के पास दर्शनार्थियों से भरी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस सवार 60 तीर्थयात्री काठमांडू से दर्शन करने के बाद वापस सीधी मध्य प्रदेश लौट रहे थे। सभी यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरीके से जल गई थी। मिर्जापुर के थाना दमनगंज के ग्राम भैंसोड़ बलाय पहाड़ के पास एक प्राइवेट बस जो तीर्थयात्रियों को काठमांडू से वापस सीधी लेकर जा रही थी, उसकी डीजल टंकी में आग लग जाने से बस में आग लग गई। सभी 60 जो तीर्थयात्री थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी सुरक्षित हैं। बस को में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी गई है। थाना प्रभारी दमनगंज और इंस्पेक्टर लालगंज और एसओ हलिया मौके पर मौजूद हैं। लॉ की कोई समस्या नहीं है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद मिर्जापुर के थाना दमनगंज के ग्राम भैंसोड़ पहाड़। वहीं जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने बुद्धा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू से रवाना किया। जम्मू एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि आज से शुरू होकर अगले 11 दिनों तक चलने वाले बुद्धा अमरनाथ यात्रा के लिए सभी सुरक्षित इंतजाम किए गए हैं। सभी यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं। बाबा अमरनाथ के यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 11 दिन चलेगी। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रास्ते में सुरक्षा हो, चाहे वो लंगर साइट्स पे हो, चाहे वो हॉल्टेज पॉइंट्स पे हो, पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, फौज सभी आपकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय। सभी बाबा अमरनाथ के यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुढ़ा अमरनाथ। वहीं आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार 17 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर एक अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि आर्टिकल 370 को संविधान में स्थायी दर्जा मिल गया है। संवैधानिक ढांचे में इसके स्थायित्व की स्थिति को नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए गए तर्क से असहमति जताते हुए जवाब दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संवैधानिक पीठ आर्टिकल 370 पर सुनवाई कर रही थी। इस बेंच के सामने अपनी दलील रखते हुए सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि राज्यों की स्वायत्तता हमारे संविधान के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा कि ये विशेष प्रावधान सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों के पास भी ये अधिकार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि इस मामले में राज्यपाल की रिपोर्ट भी संसद के सामने पेश नहीं की गई। संसद और लोगों के सामने इनका खुलासा जरूरी था, इसलिए राष्ट्रपति शासन की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की शक्तियां प्रदान हैं। वहीं रायबरेली में शराब के नशे में धुत युवती का बीच रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती आने जाने वाले लोगों पर पत्थर बरसा रही थी। युवती का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां पर शराब के नशे में धुत एक युवती ने अचानक लोगों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बीच रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवती ने जिसको भी सामने देखा भद्दी भद्दी गालियां दी, साथ ही उस पर ईंट और पत्थर फेंकने लगी। घटना की जानकारी लोगों ने शहर कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से युवती पर काबू पाया और उसको हिरासत में लेकर चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया। वहीं सीतापुर में एसओजी और थाना तालगांव की संयुक्त पुलिस टीम ने मुंबई मुठभेड़ के दौरान सलेमपुर मोड़ के पास से 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रेउसा में अलग अलग धाराओं में पंजीकृत मुकदमे में 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त तोताराम को धमधमपुर थाना रेउसा को थाना
तालगांव पुलिस और एसओजी ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से मुकदमे से संबंधित एक मोबाइल और एक तमंचा सहित 2 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किए गए हैं। तालगांव के अंतर्गत सलेमपुर गांव के पास में ये नहर के पास की जो पटरी है, इसमें आज पुलिस के साथ में एक अपराधी की मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर लगातार जो चोरी और नकबजनी घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर चेकिंग लगाई गई थी। एक अपराधी इसको जब यहाँ पर देखा गया तो इसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से जब की गई तो उसमें इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल अवस्था में इसको CSC रवाना किया गया है, जहाँ पर इसका इलाज किया जा रहा है। ये अपराधी का नाम तोताराम पासी है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से डिक्लेयर्ड था। इस अपराधी के विरुद्ध अब तक कुल 17 FIR लिखाई जा चुकी हैं और ये नकबजनी के केसेस में वांटेड चल रहा था। पहले ये गैंगस्टर में भी जेल जा चुका है। इस अपराधी ने यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कई जगह पर नकबजनी और चोरी करना स्वीकार किया है। इसके पश्चात इससे अन्य पूछताछ करते हुए इसके गैंग के जो अन्य मेंबर हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। थाना तालगांव के अंतर्गत सलेम वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील में रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जोरियम गांव के लेखपाल विंध्या प्रसाद तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने बाघ की पैमाइश के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। नए गोरखपुर में मौजूद गीता प्रेस विश्व की एक ऐसी संस्था है जो मात्र गोरखपुर में ही मौजूद है। गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जो हिंदू धर्म के लगभग सभी धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है। श्रीमद् भागवत का प्रकाशन यहीं से किया जाता है। पिछले 100 साल का सफर गीता प्रेस का बहुत ही शानदार रहा है। पूरे विश्व में यहाँ से छपने वाली किताबों को पढ़ा गया है, जिसके लिए गीता प्रेस कुछ समय पहले शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम का आयोजन और समापन दोनों किया गया। गीता प्रेस जल्दी अपनी विरासत को बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है। जल्दी इसका विस्तार भी बढ़ाया जाएगा। गीता की बात नहीं है। सबसे पहले ये है कि अब गीता प्रेस 100 वर्ष जो हमको विरासत में जितनी जमीन मिली थी उसमें 100 वर्ष पूरा हो गया। अब आगे काम और बढ़ाने के लिए हमको ज़मीन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तलाश है कि हमको 20 एकड़ ज़मीन मिल जाए या हम डेवलप करें और अगले 100 वर्ष तक गीता प्रेस का काम सुचारू रूप से चल सके, इसलिए अगली विरासत के लिए ये तलाश की जा रही है। वहीं भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार अयोध्या पहुंचा। अयोध्या भ्रमण के साथ साथ रामलला के दर्शन पूजन भी इस दौरान पूरे परिवार ने किया। वहीं रामलला का दर्शन पूजन कर सर्किट हाउस पहुंचे परिवार के लोगों ने कहा कि सपना पूरा हो गया है जो हम लोगों ने देखा था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह भी इस दौरान बताया। बता दें कि इंदौर से बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर परिवार बलरामपुर होते हुए अयोध्या पहुंचा था। इस दौरान अयोध्या पहुंचने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी माला वाजपेयी तिवारी, नाती अभिषेक तिवारी और नाती डॉक्टर प्राची शुक्ला, दामाद नरेंद्र तिवारी सहित पूरा परिवार शामिल रहा। रामलला के दर्शन करना और वो जगह को महसूस करना जिसके लिए हम लोग ये सपना देख रहे थे कि ये पूर्ण हो और उसको पूर्ण होते हुए देख रहे हैं, जिसको देख के बहुत मन प्रफुल्लित है, हर्षित है। वैसे आना जो था हमारा यहाँ आगमन हमारा बलरामपुर के लिए था। बलरामपुर मेरे नाना की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। वहाँ आना हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा, पहली बार आना रहा। और उनकी पुण्यतिथि पे बलरामपुर के लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हमें बुलाया गया था। मुझे रामलला का मंदिर तो अपने आप में भव्य है ही। वेदांती जी के पास भी मिले हम और ये स्वामी जी के नारायण मंदिर भी गए, वहाँ पे भी वहाँ भोजन लिया हमने। बहुत ही अच्छा लगा। एक धार्मिक स्थल है तो अपने आप में मन बड़ा प्रसन्न रहता है। नहीं, ऐसा तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। और मैं अयोध्या आने से पहले बलरामपुर गई थी, उनकी पुण्यतिथि के दिन मैं वहीं थी। सर्वेश जी ने मेरे को बुलाया था यहाँ और
बहुत सैकड़ों में लोग थे उनके कार्यक्रम में और अच्छी उपस्थिति थी लोगों के मन में। ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। वो मन में राज करने वाले व्यक्ति थे, कहाँ से अलग हो जाएंगे और लोग कैसे भूलेंगे उन्हें। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।